सो हे गाइस वेलकम बैक। तो अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे अपना फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट जो कि है हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट होता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जावा क्लास बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो जावा क्लास आप यहाँ पे कैसे बनाओगे आप जानते हो एज यूजुअल, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। आप यहाँ सेक्शन _1 पे आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर आओगे, जावा क्लास आओगे। जावा क्लास करने आने के बाद उसमें अपना जावा क्लास का जावा जो भी अपना फाइल नेम है वो फाइल नेम दोगे, फिनिश इंटर करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेना, जो कि मेन मेथड कंपलसरी होता है किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम ये देख चुके हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स बना लेना ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट डाउन कर सके। नोट डाउन करने के लिए हम नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स बना के हम यहाँ पे एक अपना टॉपिक लिख लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा, ताकि सबको ये फैमिलियर है इसलिए मैंने यहाँ पे एडवांस से बना के रखा है, तो इसमें कोई आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स भी नॉर्मल सब लोग फैमिलियर हो गए, अवेयर हो गए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि अगर आप एट द एंड तक स्टिक रहे इस वीडियो में तो आपको मैं डेफिनेट श्योर हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होगी, फिर भी आपको पता होगा। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आपको इफ एल्स स्टेटमेंट आती है तो आप इसे छोड़ देते हैं, लीव करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो स्किप मत करना, एट द एंड आपको इसको देखना, बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखने को आपको मिलेगी। तो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में हम क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले इफ होता है, इफ कीवर्ड होता है। इफ एक क्या है, कीवर्ड है, राइट। सो इफ कीवर्ड के अंदर हम ब्रेसेस सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर हम एक आर्गुमेंट यूज करते हैं, एंड फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के अंदर हम इफ बॉडी के अंदर आ जाते हैं, अगर कर्ली ब्रेसेस के बाहर आते हैं तो इफ बॉडी के बाहर आ जाते हैं। फिर इफ अगर ये आर्गुमेंट ट्रू होता है तो इफ बॉडी के अंदर आएंगे, अगर ये आर्गुमेंट फॉल्स होता है तो हम एल्स पार्ट के अंदर आ जाते हैं और एल्स बॉडी को हम एग्जीक्यूट करते हैं विद द कर्ली ब्रेसेस, राइट। ओके, सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि सिंटेक्स बताते वक्त मैं एक ये भी चीज बता देता हूँ, जो आर्गुमेंट हम इफ के कंडीशन के अंदर यूज करते हैं वो ऑलवेज बूलियन टाइप ही होना चाहिए। तो आर्गुमेंट मस्ट बी मैंने यूज किया है, मस्ट बी, है ना, शुड बी नहीं, मैंने मस्ट बी यूज किया हुआ था। मस्ट बी ऑलवेज अ बूलियन टाइप, बूलियन टाइप इन द सेंस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ओके, अब हम अपना एग्जांपल 1 देखते हैं। मेन बॉडी के अंदर आते हैं, आप मेन बॉडी बना लेना। मेन बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, केस 1। मैं हमेशा केस को फॉलो करता हूँ कि कई सारे केस, किसी भी टॉपिक को देखने के लिए, पढ़ने के लिए मैं कई सारे केसेस, पॉसिबल केसेस लेता हूँ, ताकि वो टॉपिक परफेक्टली आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके न्यूरॉन्स उसे स्टिक करके पकड़ लें। ठीक, तो केस 1 हम यहाँ पे देखते हैं। केस 1 में सपोज हमने यहाँ पे लिया इंट x इज इक्वल्स टू 10, राइट, वैलिड है यहाँ तक। इफ इफ कीवर्ड लगाया, इफ एंड इफ के अंदर हमने आर्गुमेंट में लिखा x इज इक्वल्स टू 20 असाइन कर दिया। ओके, बॉडी लगाया। अब आप यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों कंपाइल टाइम एरर मिलेगा? क्योंकि हमारा पहला नोट पॉइंट ये था कि जो ये आर्गुमेंट होना चाहिए ये बूलियन टाइप होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ आर्गुमेंट किस टाइप में रखा है, इंटीजर टाइप में रखा है, राइट। एक्स क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसमें हमने 10 स्टोर। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्स में पहले 10 था, फिर हम यहाँ पे 20 कर रहे हैं, फिर ये फॉल्स हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट रन होगा। बाबू, ये चीज इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं, ये चीज असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे सिर्फ 20 हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं एक्स में। तो एक्स में कितना आया, 20 आया। 20 क्या है, इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप अलाउड नहीं है। कौन सा टाइप अलाउड है, ओनली बूलियन टाइप अलाउड है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर हमें मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप, इनकम्पैटिबल टाइप हमें एरर यहाँ पे मिलेगी, राइट। सो ये था हमारा केस 1। इसको हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर, राइट। ओके, फाइन। तो केस 1 को भी इसके अंदर लिख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी हम पढ़ें तो हमें सब कुछ पता हो कि क्या चल रहा है हमारे कोड के साथ। ओके, अब हम यहाँ पे केस 2 लेते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज लिया इंट लिया हमने, इंट वैल्यू ली। इंट में हमने एक्स वैल्यू ली, एक्स में हमने स्टोर किया 10 स्टोर किया, एंड देन इफ कीवर्ड के अंदर हमने आर्गुमेंट लिया और एक्स के साथ मैंने डबल इक्वल ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे 20 यूज कर लिया। 20 यूज किया यहाँ पे इफ सॉरी यहाँ पे मैंने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसके अंदर हमने प्रिंट किया हे इफ
एंड ओके फाइन। सो अब इसे भी कॉपी कर लेते हैं और एक एल्स पार्ट बनाते हैं, एल्स एंड हे एल्स, हे एल्स। ओके फाइन। अब आप देखो यहाँ पे वैलिड कैसे है, आप सोच रहे होगे कि ये कैसे वैलिड होगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑपरेटर यूज किया हुआ है और इक्वालिटी ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न बूलियन टाइप वैल्यू, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, इनडायरेक्टली हमें बूलियन वैल्यू मिल रही है, राइट। कंपाइलर क्या कर रहा है, ये इनडायरेक्टली बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। अच्छा ये कैसे रिटर्न कर रहा है, आप सोच रहे हो एक्स क्या इंटीजर टाइप है एंड ये 20 स्टोर कर रहा है, भैया स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन हम कर रहे हैं, है ना। कंपैरिजन इन द सेंस यहाँ पे x की जगह अगर हम 10 भी लिख लें, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ले रखा हुआ है, तो 10 इज इक्वल्स टू 20, क्या ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, हे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ओके सो ये था हमारा केस 2, ये टोटली क्या है, वैलिड है। अब हम देखेंगे केस 3। केस 3, केस 3 देखेंगे, नीचे आते हैं एंड अब केस 3 के लिए हम यहाँ पे सपोज ले लेते हैं बूलियन टाइप, बूलियन वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ले लिया ट्रू स्टोर कर दिया, वेरिएबल 1 में हमने ट्रू स्टोर कर दिया एंड देन इफ कंडीशन लगा, इफ कंडीशन के अंदर हमने var 1 में फॉल्स स्टोर कर दिया, हाँ फॉल्स असाइन कर दिया, फॉल्स असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है इफ एंड एल्स पार्ट में आ गए, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हे एल्स। ओके अब इसे देखते हैं, केस 3 देखते हैं। केस 3 में हमने क्या देखा कि जो हमने वेरिएबल वन नाम का एक बूलियन टाइप वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, ट्रू स्टोर कर दिया। बाद में हमने आर्गुमेंट जब हमने आर्गुमेंट यूज किया तो हमने वेरिएबल 1 में क्या असाइन कर दिया, फॉल्स असाइन कर दिया, यानी ये टोटल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स रिटर्न होगी, इट विल रिटर्न फॉल्स, इट विल रिटर्न फॉल्स, है ना। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं, केस 4 देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जरूर इसे देखो, केस 4। ओके केस 4 देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। केस 4 देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हम यहाँ पे इफ एंड एल्स में हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, इफ एंड एल्स में जो कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। इफ एंड एल्स में कर्ली ब्रेसेस मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये ऑलवेज ऑप्शनल होगा। इन द सेंस इवन जावा में हर एक कर्ली ब्रेसेस, जहां भी कर्ली ब्रेसेस यूज होता है वो ऑप्शनल होता है एक्सेप्ट स्विच स्टेटमेंट। तो नोट 1 हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, नोट 1 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, नोट नोट सॉरी ये रख लेते हैं, नोट 1, नोट 1 क्या देखने को हमें मिल रहा है, नोट 1 है हमारे पास कि all the all the block which have curly braces, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस इन द सेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कर्ली ब्रेसेस कहते किसे हैं। तो कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पे ले लिया, इसका असाइनमेंट यानी इसका नोटेशन ले लिया, कर्ली ब्रेसेस which have curly braces are optional to use, optional to use, आप उसे optional to use except switch statement, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्विच स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी ऐसे ब्लॉक है जहां कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल टू यूज होते हैं, आपका मन करे तो यूज करो, ना मन करे तो ना यूज करो, राइट। अब इसमें जो हमने लिखा है ऑल द कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल टू यूज, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप यूज कर रहे हो बिना कर्ली ब्रेसेस के, कोई आप बिना कर्ली ब्रेसेस के कोई ब्लॉक यूज कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक, एक एक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, कोई वैलिड स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन वो वैलिड स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो नोट 2 हमें क्या मिला, अभी से हम विद एग्जांपल देखेंगे, तो नोट 2 हमें क्या मिला, नोट 2 हमें मिला वी कैन यूज
only one valid statement without curly braces, and that statement must not be a declarative statement. जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे बिना कर्ली ब्रेसेस को वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, अब इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एंड सपोज हम यहाँ पे या ओके, सो इफ एग्जांपल बाहर लो भैया, कमेंट के अंदर काहे ले रहे हो? ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है सपोज अगर इफ या इफ ट्रू, इफ आर्गुमेंट में हमने यहाँ पे ट्रू ले लिया, ट्रू, एंड हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, क्या यूज नहीं किया? हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, वो भी कोई वैलिड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया हे प्रिंट एलन हे इफ, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हे इफ विदाउट कर्ली ब्रेसेस। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हे इफ विदाउट कर्ली ब्रेसेस। क्यों? क्योंकि हम एक वैलिड स्टेटमेंट बिना कर्ली ब्रेसेस के यूज कर सकते हैं। हे इफ विदाउट कर्ली ब्रेसेस हमें आउटपुट मिला। ओके फाइन, लेकिन ये तो एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 1 है। अब एक एग्जांपल 2 भी समझते हैं, दूसरा केस समझते हैं। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, दूसरा केस समझते हैं। हमने इफ लिया, उसके अंदर ट्रू लिया, ट्रू लेने के बाद मैंने क्या कहा कि जो हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं, अगर वो एक स्टेटमेंट बिना कर्ली ब्रेसेस के ले रहे हैं, वो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अब बहुत से लोग समझ रहे होंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता क्या जी? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सपोज हमने इंट वेरिएबल 2 लिया, वेरिएबल 2 में हमने क्या स्टोर किया? 10 स्टोर किया। ये क्या कर रहे हैं? हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ले रहे हैं। कौन सा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ले रहे हैं? इंटीजर टाइप वेरिएबल 2 में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? 10 स्टोर कर रहे हैं, यानी हम डिक्लेयर कर रहे हैं किसको? वेरिएबल 2 को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव, कंपाइल टाइम एरर, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड हियर, इज नॉट अलाउड हियर ना, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यहाँ अलाउड नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? केस नंबर 2, जो कि हमें क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक, ओके। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है? क्या हम एम्प्टी इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? अब एम्प्टी इफ स्टेटमेंट क्या होता है? एम्प्टी इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ यहाँ पे ट्रू लिया एंड यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रेसेस, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया, तो बिल्कुल ये वैलिड है, ये वैलिड है, वैलिड एम्प्टी इफ स्टेटमेंट, वैलिड एम्प्टी इफ स्टेटमेंट, राइट? अच्छा, अब इस चीज को हमने यहाँ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज कर सकते हैं? जब हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। तो डाउट ना हो तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे और ले लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ कर्ली ब्रेसेस। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो। ओके, सो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं, डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। बहुत से लोग नहीं सुने होंगे डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम क्या होती है। ये एक्चुअली जब हम नेस्टेड पढ़ते हैं ना, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ते हैं, तब हमें डैंगलिंग एल्स देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम नेस्टेड इफ एल्स में ही देखने को मिलता है। तो नेस्टेड इफ एल्स में मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स ही है, तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पे इफ एल्स देख लिया, अच्छा है। अब यहाँ पे डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डैंगलिंग इफ else प्रॉब्लम, डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम। ओके, ओके, अब मैं डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम जावा से रिलेटेड समझाऊं, तो उससे पहले मैं समझा देता हूं डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम होती क्या चीज है। डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई इफ स्टेटमेंट है,
जैसे मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज किया है तो इसके रिगार्डिंग हमें एक एल्स स्टेटमेंट यूज करना ही पड़ेगा, राइट। ये अगर अगर एक इफ स्टेटमेंट दो है, हमने एक एल्स स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, तो वहां पे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? डैंगलिंग इफ एल्स की प्रॉब्लम, डैबलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट करके लिख लेता हूँ, if we use multiple if statement without matching with else statement, then we might face with dangling if else problem। इसे कहते हैं डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। अच्छा हमने पता चल गया ना डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम क्या होती है। अब हम जावा से रिलेटेड बात करते हैं, डैंगलिंग इफ एल्स का, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं, है ना, तो जावा से रिलेटेड बात करते हैं। तो जावा में कोई डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, उसमें डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर दो इफ यूज किया है तो हमें उसके लिए एल्स एल्स पार्ट यूज करना है। जैसे कि सपोज अगर हमने यहाँ पे यूज किया, एक एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ, इफ यहाँ पे लिया, फिर से हमने यहाँ पे इफ लिया, फिर से इसके नीचे हमने क्या लिया? एल्स लिया, है ना, एल्स लिया। तो ये कंपाइलर, बहुत सारी लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एल्स किसके लिए एग्जीक्यूट करें, इसके लिए एग्जीक्यूट करें या इसके लिए एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं एग्जांपल में लिख लेता हूँ। इसे एग्जांपल दे देता हूँ। सिटी बतानी नहीं आती यार मुझे, कोई तो सिखा दे। एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल ऑफ डैंगलिंग प्रॉब्लम, ठीक। ये एग्जांपल ऑफ डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम। अब इससे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक जावा प्रोग्राम देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि इफ डैंगलिंग इफ एल्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती जावा प्रोग्रामिंग। बाकी किसी और लैंग्वेज में अगर हम जाएंगे तो हमें वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमें कंपाइल टाइम एरर मिलता है, लेकिन जावा में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम, राइट। ओके, हम देखते हैं उसे, एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक लिखते हो तुम। हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन ली, यहाँ पे हमने ट्रू लिया एंड ओके फाइन। अब मैंने यहाँ पे एक डिक्लेरेटिव यूज करते हैं, var3 लिया, var3 में हमने 10 यूज किया, एंड var4 लिया, var4 में हमने 40 यूज किया, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, एंड यहाँ पे हमने लिखा var3 var3 इज लेस देन var4, var4, एंड फिर एक और इफ हमने यूज किया, यहाँ पे हमने लिखा var3 इज ग्रेटर देन var4 इज लेस देन var4, var4 इसको ग्रेटर लिख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक एल्स यूज किया, हमने यहाँ पे लिखा सॉरी, एल्स यूज किया, हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नियरेस्ट एल्स, सॉरी एल्स। अभी मैं समझाता हूँ कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली इसकी, यहाँ पे हमने इसकी एक बॉडी ले ली, इसकी एक बॉडी ले ली, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने, एक मिनट, इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसे मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया, इसे मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया। फर्स्ट इफ सेकेंड इफ, अच्छा अब सेकेंड इफ, ओके फाइन। ओके, अब ये समझते हैं हम यहाँ पे
कि यहाँ पे तो डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक इफ यूज किया, दूसरा इफ यूज किया, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्स यूज किया, तो यहाँ पे डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है। लेकिन क्या ये वैलिड डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम है हमारे जावा में? नहीं, जावा में तो वैलिड नहीं है। किसी और लैंग्वेज में आएंगे तो हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। अब एल्स क्या किसके लिए कंसिडर होगा? अब आप यहाँ पे सोचोगे एल्स किसके लिए कंसिडर होगा, इस वाले एफ के लिए कंसिडर होगा या इस वाले एफ के लिए कंसिडर होगा? एल्स हमेशा नियरेस्ट इफ के लिए कंसिडर होगा। जो नियरेस्ट इफ होगा, नियरेस्ट इफ कौन सा है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ else will be consider for nearest if statement। नियरेस्ट इफ स्टेटमेंट जो होगा एल्स के, वही उसके लिए क्या कंसिडर होगा। अब अगर इसे हम यहाँ के जैसे वैर हमने क्या 10 10 is less than 40, 10 is less than 40 है ना, तो पहले तो अभी यही प्रिंट होगा, राइट? ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा यहाँ पे। अब आप अगर 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 10 is greater than 40 तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो अगर फॉल्स हो जाएगी, अगर ये इसके लिए, ये वाली एल्स इसके लिए कंसिडर होगी, तो यानी एल्स वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए, राइट? लेकिन एल्स वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा, ये वाले पार्ट क्या होगा? हमारा ये सेकंड इफ प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एल्स क्या है, किसके लिए कंसिडर हो रहा है? एल्स नियरेस्ट इफ के लिए कंसिडर हो रहा है, राइट? एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन फाइल करेंगे। रन फाइल करेंगे तो हमें मिलेगा हे सेकेंड इफ, सेकेंड वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? हे सेकेंड इफ। तो यहाँ पे डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती जावा में। बाकी किसी और लैंग्वेज में जाएंगे तो हमें कंपैरेटिव एरर मिलेगा। यहाँ पे जो एल्स वाली पार्ट है, अगर एल्स एक ही यूज हुआ, इफ कितना भी यूज हुआ हो, तो एल्स किसके लिए कंसिडर होगा? जो नियरेस्ट इफ होगा उसके लिए कंसिडर होगा। नियरेस्ट इफ कौन सा है? ये वाला है ना। नियरेस्ट इफ के लिए क्या हो गया? यहाँ पे एल्स कंसिडर हो गया, तो यहाँ पे ये वाली पार्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? तो ये वाला आउटपुट हमारे लिए, ये हमारे लिए आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? तो ये था कुछ हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट जो मैंने पॉसिबल हर एक केस को यहाँ पे कंसीडर किया। होप आपको समझ में आया इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप प्लीज़ लेट मी नो, है ना? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं उसे करेक्ट कर लूंगा और उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर इट आउट कर लूंगा। अगर कुछ डाउट हो रहा तो प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो फॉर दिस रीज़न, कि आपको कोई डाउट है उसको भी मैं क्या कर लूंगा? अनडाउटफुल बना लूंगा।